नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है सरकार के जीरो टॉलरेंस के दांव पर यकीन करें तो आखिर कैसे। इस विषय की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा 29 जून 2023 को निदेशालय सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड के लोक सूचना अधिकारी से 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। आरटीआई के तहत जिन 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी उन्हें वो इस प्रकार हैं। बिंदु संख्या 1, राज्य गठन से लेकर अब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत सामने आए कुल रेप के प्रकरणों में धारा 19(1) के तहत अभियोजन की अनुमति प्राप्त प्रकरणों की संख्या तथा जिनमें अभियोजन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई अथवा सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई की संख्या। बिंदु संख्या 2, ट्रेप के कुल प्रकरणों में से ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें राज्य सरकार के द्वारा केस वापसी का निर्णय लिया गया। और बिंदु संख्या 3 है, अब तक ट्रेप के ऐसे प्रकरणों की संख्या जो माननीय न्यायालय में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से विचाराधीन है। चौथा है, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी मानकर सजा दी गई। और बिंदु संख्या 5 है, राज्य में विभागवार ट्रेप के प्रकरणों की संख्या। और छठा है, सतर्कता विभाग द्वारा ट्रेप हेतु जो टीम गठित की गई उन्हें जनपद एवं राज्य मुख्यालय स्तर से दिए गए पुरस्कार की नकद धनराशि। तो मेरे द्वारा जिन 6 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी उसमें इसके प्रत्युत्तर में लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 119 दिनांक 10 सितंबर 2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा 4 तथा उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 की धारा 4 की उपधारा 1 सपठित उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1602 दिनांक 29 अगस्त 1977 के प्रस्तर 2 ख के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सतर्कता विभाग एवं सतर्कता अधिष्ठान को आसूचना संगठन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए जाने के कारण सतर्कता अधिष्ठान को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त होने के कारण अनुरोधकर्ता को सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं है। तो लोक सूचना अधिकारी के इस प्रत्युत्तर से असहमत होते हुए जब मेरे द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील की गई तो अपीलीय अधिकारी द्वारा इसमें जो मुझे अवगत कराया गया उसमें अवगत कराया गया कि एक तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड देहरादून द्वारा अपीलार्थी के अनुरोध पत्र दिनांक 29/6/23 में 6 बिंदुओं पर मांगी गई सूचना के क्रम में उपलब्ध कराई गई सूचना से सहमत हूँ तथा इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 119 दिनांक 10 सितंबर 2020 में निहित प्राविधानों तथा इससे संबंधित माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट पिटीशन संख्या 276
में दिनांक 24/2/2020 को पारित स्थगन आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित SLP संख्या 30/283 में दिनांक 4/2/22 को पारित स्थगन आदेश के प्रभावी होने के कारण वर्तमान में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने यह बता दिया। एक तो उन्होंने बताया कि मैं लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उससे मैं सहमत हूँ, और दूसरा ये न्यायालय की बात उन्होंने पृथक से कर दी। अब जब इसके अगेंस्ट मेरे द्वारा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की गई, तो एक तो मैंने जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो वो दिया था, प्रत्युत्तर दिया था, उसके अगेंस्ट जो प्रथम अपील की थी उसमें मेरे द्वारा कहा गया था कि RTI की धारा 24 की उपधारा 4 के परंतुक में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में यह छूट नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड शासन द्वारा 10 सितंबर को इसे आसूचना संगठन घोषित कर दिया, लेकिन उसके परंतुक में जो है, परंतुक में RTI की धारा 24(4) के परंतुक में यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में यह छूट नहीं है। तो जब मेरे द्वारा ये अपील की गई तो उस पर भी इग्नोर करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कह दिया गया कि लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से मैं सहमत हूँ, और ये न्यायालय के में जो स्थगन आदेश का हवाला देते हुए उनके द्वारा जो पृथक से बात कही गई वो अलग से रहेगी। तो जब मेरे द्वारा इसमें द्वितीय अपील की गई राज्य सूचना आयोग में, तो इसकी 22 फरवरी को इसमें सुनवाई हुई। 22 फरवरी को जो सुनवाई हुई तो उसमें राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र जी के स्तर से सुनवाई के उपरांत जो आदेश जारी किया गया, उस आदेश में जो निर्णय दिया उसमें कहा गया, उसके क्रमांक 7 में यह स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि आयोग द्वारा पत्रावली में संलग्न अभिलेखों का सम्यक अवलोकन परीक्षण किया गया। अनुरोध पत्र के माध्यम से अपीलार्थी ने जो सूचना चाही है वह लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 तथा उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 की धारा 4 की उपधारा 1 सपठित उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि आयोग का मानना है कि ट्रैप संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम की मूल भावना एवं की धारा 24(4) के परंतुक के तहत निम्न कारणों से देय है। जो अपील में जो कारण बताए उसमें पहला है, ट्रैप संबंधी प्रकरण घटना घटित होते ही मीडिया द्वारा उजागर किए जाते हैं तथा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से संबंधित सूचना पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहती है। दूसरा, ट्रैप प्रकरण एक हतोत्साह करने वाला कदम की भांति कार्य करता है जिसे समाज के बीच उजागर करना शासन विधि के लिए भी उचित है। तीसरा, ट्रैप प्रकरण भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, अतः इसका प्रकटीकरण धारा 24(4) के परंतुक से पूर्णतया आच्छादित है। राज्य सूचना आयोग द्वारा मेरे स्तर से जो अपने अपील में जो बात कही गई थी कि RTI की धारा 24(4) के परंतुक में का हवाला देते हुए कहा गया था कि इस परंतुक के में ये भ्रष्टाचार और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में छूट नहीं है, उससे राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट रूप से उस पर सहमत व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि इन कारणों की वजह से भी ये सूचना देय है। अब
इतना तो कहा, लेकिन फिर आगे इसी में क्रमांक 7 में ही इतना कहने के बाद राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित SLP विदिन ब्रैकेट सतर्कता अधिष्ठान सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने संबंधी ब्रैकेट बंद के दृष्टिगत अंतिम निर्णय आने उपरांत तदनुसार अनुरोध पत्र के सापेक्ष मांगी गई सूचना बिंदुवार अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब एक तरफ से तो राज्य सूचना आयोग ने माना कि RTI की धारा 24(4) के परंतु के अनुसार यह सूचना देय है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जो लोक सूचना अधिकारी को जो निर्देश दिए उसमें कह दिया कि ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय में जो SLP लंबित है उस पर अंतिम निर्णय आने के उपरांत ही अनुरोधकर्ता को ये सूचना उपलब्ध कराई जाए। अब बताओ, मतलब RTI में की मूल जो भावना है उसमें तो हर स्तर पर सूचना दिए जाने से लेकर अपीलों के निस्तारण करने को से आदि को लेकर हर स्तर पर समयबद्धता सुनिश्चित की गई है। अब यह कहते हुए आयोग ने यह तो कह दिया, इसके बिंदु 8 में कह दिया, प्रस्तुत द्वितीय अपील में अन्य कोई बिंदु विचार के लिए शेष नहीं है। उपरोक्त निर्देश के साथ द्वितीय अपील निस्तारित व निक्षेपित की जाती है। निस्तारित कर, ये निस्तारण कहाँ हुआ जब इसमें कोई समयबद्धता ही नहीं है। भ्रष्टाचार जैसे मामले जिनमें कोई छूट नहीं है और दी जानी चाहिए, नियम भी कह रहा है RTI के नियम और आयोग भी मान रहा है, तो ये कब ये उच्चतम न्यायालय से ये अंतिम रूप से कब निस्तारित होगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जाना कि ये भ्रष्टाचार से के आंकड़ों से संबंधित ये सूचना कब तक मिलेगी, नियम होने के बावजूद सूचना दिए जाने का नियमानुसार देय होने के बावजूद ये तय नहीं है कि ये कब मिलेगी। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है और इसको लेकर अब चूंकि प्रकरण निस्तारित हो गया, अब इसमें निस्तारित तो हो गया, लेकिन इसमें जो बात इन्होंने कही, अब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जो उच्चतम न्यायालय का हवाला दिया उसको मैंने उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट में देखा, तो ये जो उच्चतम न्यायालय की SLP का हवाला दिया है 30/283, इसको मैंने वहाँ उसकी वेबसाइट में देखा तो 4/2/22 को पारित स्थगन आदेश के प्रभावी होने के कारण कह रहे हैं। तो ये 4/2/22 में जो स्थगन आदेश हुआ है वह है 14 मई 2019 के एक आदेश में स्थगन आदेश हुआ है, जबकि यहाँ कहा गया है अपीलीय अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड शासन की ओर से निर्गत अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 2020 को अधिसूचना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के इस स्थगन आदेश का हवाला दिया गया है। इससे जो और जबकि स्थगनादेश हुआ है 14 मई 2019 के एक आदेश पर। अब कहीं इससे उसका कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, नहीं ये सूचना दिए जाने से वो उसकी कोई प्रासंगिकता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि एक तो आयोग द्वारा बहुत, इसका तो मैं स्वागत करता हूँ कि आयोग द्वारा कहा गया कि नियमानुसार ये सूचना दे है, लेकिन आयोग द्वारा ये लोग SLP का हवाला देते हुए जो आदेश दिए हैं कि इसका अंतिम निर्णय आने के बाद ये नए सूचना दी जाए, ये बिल्कुल भी सरासर, मैं इसमें यही कहूँगा कि आयोग द्वारा अपीलीय अधिकारी के कथन के आधार पर आदेश में इसका उल्लेख तो कर दिया गया, लेकिन अपीलीय अधिकारी के जो ये उच्चतम न्यायालय के SLP का हवाला दिया है उसकी वास्तविकता और प्रासंगिकता की को जांचे परखे बिना इसको अपने आदेश में इसका उल्लेख कर दिया गया, जिससे ये आदेश की पर तो सवाल है ही हैं, उठ ही रहे हैं
और इसके साथ ही सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में जबकि इस बीच एक हैरानी का विषय यह भी है कि इस बीच मेरे द्वारा ये आरटीआई के तहत ये सुविधा मांगी जाने के जून में मांगी गई थी और 18 अक्टूबर 2023 के तमाम समाचार पत्रों में ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के ये भ्रष्टाचार के टेप के मामलों से जुड़े भ्रष्टाचार के से जुड़े कई मामले जो कि सूचना के तहत मांगी गई हैं, वो सूचनाएं तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। अपर मुख्य सचिव के स्तर से जो समीक्षा की गई शासन स्तर पर ये सतर्कता विभाग के लंबित प्रकरणों की, उन समीक्षा के दरमियान जो निर्णय आए वो दूसरे दिन के 18 अक्टूबर 2023 के तमाम समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित हुआ कि टेप के राज्य गठन के बाद से कितने टेप के मामले आए और उन पर क्या प्रगति हुई है, ये तमाम सूचनाएं आई हैं। जबकि प्रकाशित हुई, जबकि जो एक नियमन था, जो एक संवैधानिक अधिकार के तहत आरटीआई के तहत में जो इन्हीं सूचनाओं को मांगे जाने पर हमें कहा कि प्रत्युत्तर यह दिया जा रहा है इस विभाग द्वारा कि ये सूचना दी जानी संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें मैं कहूँगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के जो दावे हैं उन पर आम आदमी तो विश्वास कर ले, लेकिन हम जैसे आदमी जो एक सामान्य आदमी जो ऐसी सूचनाओं से वंचित है और साल भर से ऐसी सूचनाओं के लिए टकटकी लगाए हुए हैं, अपने संवैधानिक अधिकार के तहत वो उम्मीद में है कि ये सूचना मिलेगी, लेकिन वो सूचना के दिए जाने के मामले में राज्य सूचना आयोग के स्तर से भी अपील निस्तारित हो जाने के बावजूद भी ये सूचना से वंचित होने के कारण बेहद खिन्न है। और ऐसे में ये जो तमाम जीरो टॉलरेंस के दावे हैं और जो विभागीय कार्यप्रणाली है उसको लेकर बहुत खिन्नता है और ऐसे में हाईकोर्ट में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस पर मैं विधिक लीगली विचार विमर्श कर रहा हूँ। इस पर जो भी आगे कार्यवाही होगी उसे आप सबके साथ साझा करूँगा। फिलहाल इसी जानकारी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे तेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।